अब तो आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारे देश का चंद्रयान चंद्रमा पे पहुंचने वाला है। आपको आपको पता है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में चंद्रमा के बारे में एक खास बात लिखी गई है, जो जिसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ये शायद आपने इससे पहले इस तरह का इंटरप्रिटेशन इन बातों का बात तो आपको पता होगी कि चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। हम चंद्रमा को चंद्रदेव कहते हैं, लेकिन इस 27 पत्नियों का नक्षत्रों से क्या रिलेशन है और चंद्रमा में पानी का इससे क्या रिश्ता है, इस बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों में चंद्रमा को चंद्रदेव कह के बताया गया है, और ये बताया है कि चंद्रदेव की 27 पत्नियां थी, और ये 27 पत्नियां दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी। अब ध्यान देना, दक्ष प्रजापति कौन है? दक्ष प्रजापति थे जिन्होंने सृष्टि को आगे चलाने में मदद की थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी दक्ष प्रजापति को दी थी। अब यहाँ से चीज़ें जोड़ते चलते हैं हम। देखो, चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, जिनमें वे रोहिणी नामक एक पत्नी थी, उनको बहुत अधिक प्रेम करते थे, है ना। तो फिर अब बात यहाँ पर आके फंसती है कि अब क्या हुआ होगा। अभी देखो, हम इनको रिलेट करते हैं। 27 पत्नियां क्या थी? 27 पत्नियां 27 नक्षत्र को कह सकते हैं हम। 27 नक्षत्र, जिनमें रोहिणी भी एक नक्षत्र है। और नक्षत्र क्या होते हैं आपको नहीं पता तो नक्षत्र वो होते हैं तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। अगर चंद्रमा कहीं किसी रास्ते से होते हुए जा रहा है तो रास्ते में चंद्रमा के अलग अलग तारों के समूह पड़ेंगे। तो हमारे लिए चंद्रमा की स्थिति कहाँ पर है ये बताने के लिए हम उस समूह को एक नाम दे देंगे। तो 5 तारों का एक समूह है, उसे हम रोहिणी वो नाम से बुलाते हैं, तो वो रोहिणी नक्षत्र हो गया। तो चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र के आसपास से जाएगा तो रोहिणी नक्षत्र का उन तारों के समूह का कोई ना कोई प्रभाव चंद्रमा पर जरूर पड़ेगा। तो किस तरह से कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता होगा। तो हो सकता है कि रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा पे ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ता हो। इस बात को लिखने का तरीका होगा कि चंद्रमा की को रोहिणी नामक जो पत्नी थी उनसे सबसे अधिक आसक्ति थी, और इस बात का बुरा लगा बाकी 26 पत्नियों को। उन्होंने अपने पिताजी से शिकायत करी कि हमें ज़्यादा अटेंशन अपने पति की तरफ से नहीं मिलता, वो सिर्फ रोहिणी के पास ज़्यादा उन समय व्यतीत करते हैं या फिर उनको ज़्यादा अटेंशन देते हैं, ये ज़्यादा सही शब्द रहेगा। तो उन्होंने समझा, दक्ष प्रजापति ने समझाया, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया। अब ध्यान दें, चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम पूरे अंधेरे हो जाओगे, तुम डार्क में चले जाओगे, तुम घटते जाओगे और अंधेरे हो जाओगे। अब ध्यान दो, यानी कुछ ना कुछ एक इवेंट की तरफ हिंदू धर्म ग्रंथ इशारा कर रहे हैं कि कुछ हुआ होगा। उससे पहले सब कुछ सही चल रहा था, है ना। कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ होगा, बाद चंद्रमा डार्क में चला गया। ठीक है, अब ध्यान दो, चंद्रमा डार्क में गया। अब अभी चंद्रमा है ना, चंद्रमा में अभी ऐसा बोलते हैं एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, चंद्रमा में रोहिणी नक्षत्र का मतलब क्या होता है? रोहिणी नक्षत्र का एक मतलब होता है बिजली, थंडरस्टॉर्म। तो यानी चंद्रमा बोला गया है कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र से ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते थे। इसका मतलब है कि चंद्रमा में पहले ज़्यादा थंडरस्टॉर्म आते थे, ज़्यादा बिजली चमकती थी। और थंडरस्टॉर्म बिजली आना ही कब हो सकता है? कि चंद्रमा पे वातावरण हो, चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर हो। यानी उस समय तक चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर था। उसके बाद कुछ शाप का जो बात है, यानी कोई बड़ा सा इवेंट हुआ होगा। शाप कोई डार्क चीज़ होता है, कुछ ना कुछ हुआ होगा जिस कारण से फिर उसका इन्वायरमेंट खत्म हो गया, वो डार्क में चला गया। नहीं, में आगे क्या है, क्योंकि चंद्रमा जो है ने भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया। ठीक है, चंद्रमा ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, तो उसके बाद भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने ऊपर धारण किया। यानी यहाँ पे भी कोई एक इवेंट हुआ है बहुत बड़ा, जिसमें भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जो एक कला है, जो चंद्रमा की घटता रहता है, बढ़ता रहता है ना, तो रोशनी की वजह से चंद्रमा कभी कम दिखता है, कभी ज़्यादातर पूर्णिमा में पूरा दिखता है। तो ये चंद्रमा की जो कलाएँ हैं, ये भगवान शिव ने हमने आशीर्वाद दिया। यानी एक दूसरा इवेंट हुआ जिस कारण से चंद्रमा हमें अर्थ से बिल्कुल नहीं दिखता, डार्क हो गया था, अब वो दिखना शुरू हो गया था। उसका इन्वायरमेंट अब खत्म हो चुका था। ये दक्ष प्रजापति के शाप के कारण हुआ। अब इसको आज से जोड़ता है पानी का, क्या बात की थी, यानी पहले थंडरस्टॉर्म होता था, यानी पहले बिजली चमकती है तो बारिश भी होती होगी, वहाँ पे कहते हैं वातावरण होगा। तो जो जिस चंद्रमा की साइड को हम देखते हैं उसके अपोजिट साइड, अपोजिट जो डार्क साइड बोला जाता है, उस डार्क साइड में सूरज की रोशनी तो पड़ती है ना, लेकिन हम उसे डार्क साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम धरती से उसे नहीं देख पाते, तो हमारे लिए वो डार्क ही है, हमको नहीं दिख रहा। तो उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, लेकिन जस्ट बिकॉज सूरज की रोशनी कई शैडो वाली जगह होती है, यहाँ पे नहीं पड़ पाती, या फिर इस प्रकार का वहाँ पर आज भी बर्फ़, मतलब जो आइस होती है, सॉलिड आइस, उसकी बात है कि नासा के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वहाँ पे बर्फ़ हो सकती है। तो हम इस बात को रिलेट कर रहे हैं इस बात से कि पहले वहाँ पर इन्वायरमेंट रहा होगा, लेकिन एक इवेंट जहाँ पे बोला जा रहा है कि दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था, उस दौरान कुछ ऐसा हुआ चंद्रमा के साथ कि उसका जो जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो हमारी धरती का वातावरण है, वो एटमॉस्फेयर वहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद एक और कोई इवेंट हुआ जिस कारण से उसका जो एटमॉस्फेयर है वो तो नहीं बचा, लेकिन चंद्रमा जो धरती से दिखना बंद हो गया था, वो चंद्रमा अलग अलग कलाओं में धरती में दिखना फिर से शुरू हो गया। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और बताएं कि इसमें इसका कुछ सच्चाई से कितना रिलेट कर सकते हैं हम।